नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव्स यूपीएससी समाचार। पिछले 2 दिन से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बिकॉज वो एचसीएस का जो 2025 का बैच है उसकी प्रिपरेशन में हम लगे हुए थे। तो नो इशू, आज मैं 23, 24 और 25 तीनों दिन के करंट अफेयर आपके लिए समराइज कर दूंगा और अच्छे से मैंने हाईलाइट करके दिए हैं कौन से इश्यूज हैं प्री मेंस के हिसाब से। आप एक बार गो थ्रू करेंगे आराम से, सारा कुछ आप आराम से समझ पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे 23 अप्रैल की जो न्यूज है। पहले हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं क्या चल रहा है कर्नाटका में। जैसे बेंगलोर में बहुत ज्यादा पानी की स्कार्सिटी हुई, पानी पीने के लिए नहीं था, तो उस पे गवर्नमेंट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गए। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं कर्नाटका में, इतनी पानी कमी क्यों आ रही, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। कुछ पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं तो वो हम देखें किस किस को दिए गए हैं। ये प्री में हमको याद रखने पड़ते हैं। 17th लोकसभा में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं या सीरियस केसेस भी हैं। तो क्या इससे हम पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है उसको कैसे कम करें, या अगर डेटा की देखें तो जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं, वो ज्यादा हैं रेदर देन उनके जो जो मतलब जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो मतलब एक गलत ट्रेंड हमको दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो एवरग्रीन टॉपिक है, ये हर दिन कुछ ना कुछ दिख ही रहा है कि हीट बढ़ रही है, हीट वेव्स आ रही है, सी राइज हो रहा है, यूरोपियन लैंड गर्म हो रही है। ठीक है, एनिमल्स ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, फॉरेस्ट फायर। तो क्लाइमेट चेंज तो बहुत ही अगले 4-5 साल तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। ताइवान में अर्थक्वेक आया बहुत ज्यादा, लेकिन उनका कुछ खास नुकसान हुआ नहीं। तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। बिकॉज इंडिया भी सिस्मिक वेव्स, काफी सिस्मिक जोन्स में जो पहले घर नहीं बनाते थे, तो सिस्मिक एक्टिव जोन्स, अब इंडिया भी वहां घर बना रहा है। और अर्थ का जो राइट है, राइट टू गुड हेल्थ, मतलब हम अर्थ का एक मतलब हम एडवांस लेवल में जा रहे हैं जब हम अर्थ को भी राइट टू गुड हेल्थ देना चाहते हैं। मतलब भारत माता हम बोल रहे हैं, तो वो भारत माता हमारी खतरे में है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लीगल राइट्स वगैरह, वो एक डिबेट चल रही है, वो उसके रिगार्डिंग आएगा। चलो पहला आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहला कोट है कि एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए वुमन, यू एजुकेट ए क्रिमिनल। मतलब एक आदमी को आपने पढ़ाया तो सिर्फ एक ही आदमी को पढ़ाया, एक इंसान को पढ़ाया, लेकिन अगर आप वुमेन को एजुकेट कर देते हो तो पूरी जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट आता है। ऐसे कोट आप एसए और एथिक्स में आप लिख के रखिए, वुमेन के रिगार्डिंग, ऐसे ना काम आएंगे आपको। तो सेंटर ने कहा है कि हम कर्नाटका ड्रॉट के बारे में देखेंगे, बिकॉज कुछ इश्यू हुआ है कि कोर्ट ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन चल रहे हैं तो हमें इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन भी लेना पड़ेगा। और जो जो फेडरलिज्म का इशू है वो भी इसमें आता है कि कितना जब एक स्टेट प्रॉब्लम में आता है तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से फंड सेंटर कितना जल्दी दे पाता है। तो ये फेडरलिज्म का इशू भी होता है। तो बेंगलोर के अंदर जो पानी का जो क्राइसिस हुआ, करीबन 233 आउट ऑफ 236 तालुकाज में पानी की प्रॉब्लम झेल रहा है। तो ये वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है? नंबर एक तो रेनफॉल की ही कमी आ गई है। नंबर दो कि जो पानी है ऑलरेडी वो पोल्यूटेड हो गया है ड्यू टू इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, या जो ग्राउंड वाटर उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, बोरवेल वगैरह है। ठीक है, तीन ये हो गया है। चौथा ये है कि कंक्रीट भर दिया है पूरे शहर में, कंक्रीटाइजेशन ऑफ द सिटी, कंक्रीट जंगल्स इसको बोलते हैं। तो पानी जो पहले सिप सिप के नीचे जाता है जमीन में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, वो बंद हो गया है। ठीक है, और ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी गड़बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो डेली सबके पास पानी पहुंचा सके। तो ये कुछ कारण है, आप आराम से देख सकते हो। तो ये मेंस का टॉपिक ज्यादा है तो मैंने फटाफट हाईलाइट किए हैं। एक तो मॉनसून में ही 38% डेफिसिट आया है। ठीक है, ऊपर से ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो चुके हैं, सबको मिल ही नहीं है। तो वाटर पर्कुलेशन ढंग से नहीं हो रहा, बोरवेल पे डिपेंड हो रहा है तो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। बोरवेल भी सूख रहे हैं, वाटर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, रेनफॉल है वो इरेक्टिक आ रही है, प्रोलॉन्ग ड्रॉट आ रहे हैं। तो पुअर रेनफॉल और एल निनो इसका एक इंपैक्ट माना जा रहा है। वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या अनट्रीटेड सीवेज उसमें डाल रहे हैं, पीने लायक बचा ही नहीं है। एक फैक्ट देखिए, 85% बेंगलोर की वाटर बॉडीज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से पोल्यूट हो चुकी है। तो आप इमेजिन करिए कि किस हालत पे हम पहुंच गए कि हमारा सिलिकॉन वैली से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं है। पानी को पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा तो बस हम उस इकोनॉमी का करेंगे क्या, मतलब लोग मर जाएंगे। तो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, लीगल पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं कुछ, है ना, जैसे कावेरी वाटर शेयरिंग को लेके 2-3 स्टेट्स में लीगल टसल भी चल रहे थे। ये कुछ कारण है। इसके बाद अगला है कि एक अच्छा ट्रेंड, मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि 17 लोकसभा में जिनके जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस थे
वो ज्यादा जीते हैं। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का। तो इससे मतलब ये आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिलना चाहिए, किसके अगेंस्ट कितने केस पेंडिंग है वो वेबसाइट पे होने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए था कि वो अपना फैसला बेहतर ले पाए, या उनको पता ही नहीं चल रहा है, या फिर वो केसेस बहुत लंबे समय तक पेंडिंग हो रहे हैं, इस वजह से भी शायद वो उस चीज को हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नीड क्या है? नीड फॉर द इलेक्टोरेट टू नो whom दे आर वोटिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन उनका फंडामेंटल राइट है, दे शुड नो कि जिसके अगेंस्ट केस हुआ है वो उसकी क्या क्या प्रोग्रेस है। ऐसा हो सकता है कि ईमानदार नेता हो, उसके खिलाफ झूठे केस हो, लेकिन उसकी प्रोग्रेस भी पता चलना चाहिए ना, कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया नहीं ठहराया, तो उसकी प्रोग्रेस, ट्रायल, रीजन क्या, मतलब डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो एक एक अच्छा खासा हमें हमारे पास डेटा होना चाहिए। ये कुछ डेटा है कि भाई 18% कैंडिडेट क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें 12% सीरियस केसेस को देख रहे थे, मतलब रेप, मर्डर, इस तरह के ना जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सीरियस वाले। तो कॉमन मैन को पता रहना चाहिए था कि वो अच्छे से अपना डिसीजन ले पाए। चलो, ये कुछ और भी डेटा है 2019 लोकसभा का। 19% कैंडिडेट के क्रिमिनल केसेस थे, 13% सीरियस वाले थे, और जब जीते तो 44% के अगेंस्ट केसेस पेंडिंग है। और बहुतों के तो 5 साल से ज्यादा पेंडिंग हो रखे, किसी को सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख हो रही है जज साहब, लेकिन कुछ फैसला तो आ ही नहीं रहा है। कुछ पद्म अवार्ड दिए गए हैं, ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको पता रहना चाहिए कि किसको कोई अवार्ड मिला है। तो पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में बांटते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, और इसमें सेल्फ नॉमिनेशन भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए, तो आप नॉमिनेशन डालो, अपना अचीवमेंट बताओ, हो सकता है आपको भी मिल जाए। तो प्री में ऐसे ऐसे लाइंस आती हैं जो पूछते हैं आपसे, तो पता रहना चाहिए। भारत रत्न भी 3 लोगों को दिया जाएगा अभी। कर्पूरी ठाकुर जो 2 टाइम सीएम रह चुके हैं बिहार के, एम एस स्वामीनाथन जो रिसेंट में जिनकी डेथ हुई है, पीवी नरसिम्हा राव जो लिबरलाइजेशन पीरियड के दौरान पीएम थे हमारे इंडिया के, लाल कृष्ण आडवाणी है, और चौधरी चरण सिंह। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि इसमें रूल क्या होता है। रूल ये रहता था भारत रत्न के लिए कि 1 साल में आप 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दे सकते, लेकिन ये रूल पहले भी ब्रेक हो चुका है। इस साल कितने को दिया है, देख आप देखियो, 1 2 3 4 5 लोगों को दे दिया है। तो ये रूल तो ये कहता था कि 3 से ज्यादा 1 साल में भारत रत्न नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऐसा कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत लेजेंडरी है, तो 1 2 को ही देते हैं बहुत रेयरली, लेकिन अब ट्रेंड आप देख रहे हो 5 लोगों को मिल रहा है। इससे पहले भी रूल टूट चुका है, लेकिन ये हमारे एग्जाम के हिसाब से काम का नहीं है, आप देख सकते हो इसको। क्लाइमेट चेंज को लेके फिर से एक न्यूज आई है कि यूरोप इज वार्मिंग फास्टर देन एनी अदर कंट्री। तो अब इसके ये बार बार आ रहा, तो हम इसको एक टाइम सेटल करके और आगे बढ़ते हैं। हर बार इस पे टाइम देंगे तो फिर हमारा टाइम खराब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पे आपको कुछ चीजें एक पेज पे लिख लेनी है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, कब से ये चीज बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की इश्यू, मतलब कोजेज क्या हैं, इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, व्हीकल पोल्यूशन है, या जो भी है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, और ग्लोबल लेवल पे कोई कोalition वगैरह, मतलब कोई ग्रुपिंग है तो वो है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक ही बार में लिख लो, बार बार उसको हम रिवाइज करेंगे तो वो बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म इंक्रीज है एवरेज टेम्परेचर में। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, बट हमने इसका रेट बढ़ा दिया। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, वो इसको बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देख लेना। ताइवान वाला जो आर्टिकल आया, ये कहता है कि ताइवान में जो भूकंप आया, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, बिकॉज वहां भूकंप से लड़ने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनके पास है। बेसिकली तो टेक्टोनिक मूवमेंट से ही आता है, लेकिन अगर आपके पास डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है तो आप उसको डिजास्टर बनने से रोक सकते हो। तो ताइवान जो खुद एक कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बसा हुआ है, यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस, मतलब जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहां तो डेली का काम है, अर्थ को एक सुबह शाम कभी भी आ सकता है। ठीक है, उनके यहाँ 1999 में चीची करके अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से उन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया बना लिया था। खासकर आप जापान को देखो, ताइवान को देखो, फिलीपींस को देखो, तो वो इस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं। पॉइंट कुछ बेसिक्स कुछ ही है हमारे पास, कि बिल्डिंग कोड स्ट्रिंजेंट हो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स हो प्रॉपर हो, अर्थक्वेक का मॉनिटरिंग नेटवर्क अच्छा हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगा रखे हो, अवेयरनेस कैंपेन, यही से 4 5 कीवर्ड हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग से भी टॉपिक भी है, वो टॉपिक में ये सारे पॉइंट आप डालना, बहुत अच्छा लगेगा। एनडीआरएफ का डालना। ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स हैं वो भी हमें यूज करने चाहिए, बिकॉज जैसे आप टेम्पल देखो हम्पी वगैरह के, या और भी है गुजरात में देखो,
अर्थक्वेक, बड़े बड़े अर्थक्वेक को झेल गए, तो हमारे पास पहले से टेक्निक थी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते थे, आज उसको रिसर्च करके दोबारा से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल बड़ा अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना भी, मैंने हाईलाइट भी करके दिया है। ठीक है, तो लेसन क्या है इंडिया के लिए, ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा अच्छे से। तो इंडिया उन रीजन में घर बना रहा है जो पहले नहीं था, जो टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, रेगुलेशन जो भी हैं, सिस्मिक कोड्स हैं, तो हमें अच्छे से लोकल अर्थ को एक जो एक्टिविटी है वो भी देखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल जो हमारी थी, जिसके अंदर इनहेरेंट अर्थ को एक रेजिस्टिविटी होती थी, वो हमें वापस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन ही पॉइंट निकल के आते हैं जहां तक मैं देख रहा हूँ। बिल्डिंग कोड अच्छा हो, मॉनिटरिंग अच्छे से हो, और पब्लिक अवेयर कैंपेन हो। ठीक है, इंडिया में भी, जैसे हरियाणा में भी बिल्डिंग कोड है 2017 का, अभी रिसेंट में मैंने घर बनाया था, तो बिल्डिंग कोड प्रॉपर उसके अनुसार ही बनाना पड़ा, उसको वेरीफाई करता है जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है। तो अगर इस तरह से बिल्डिंग कोड इंप्लीमेंट किया जाए तो डिजास्टर को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर जो एडिटोरियल हम देख रहे हैं, दैट इज रिस्टोरिंग अर्थ राइट टू गुड हेल्थ, ये एक एसए का टॉपिक है। एसए का टॉपिक इज नथिंग बट जीएस का ही क्वेश्चन होता है, इसको ब्रॉड कर देते हैं, उसमें 15 से 16 आर्टिकल्स, मतलब डायमेंशन हमको बताने रहते हैं कि भाई हाँ, अर्थ को कितने एंगल से हम देख सकते हैं, अर्थ की हेल्थ को, मदर अर्थ, कल्चरल, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, वुमेन, माइक्रो, मैक्रो, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंशियंट हिस्ट्री, गांधी जी, उसमें मतलब कितने डायमेंशन आप सोच पाते हो। तो ऐसे की अलग से कोई कोचिंग नहीं होती है, बस उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो सारे डायमेंशंस जब आप ले आते हो अपने जीएस के आंसर में ही, तो वो ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट हाईलाइट करके दिए हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो लीगल रूलिंग आ रही है क्लाइमेट चेंज का, जो ह्यूमन ह्यूमन राइट क्राइसिस बता रहे, इसको थोड़ा सा ये चेंज क्यों आ रहा है, बिकॉज अगर क्लाइमेट ही नहीं रहेगा तो हमारे राइट्स का क्या मतलब है। अब मान लो मेरा राइट टू लाइफ है, अगर हवा ही नहीं प्योर रहेगी तो मेरा राइट टू लाइफ क्या करेगा। अगर पानी मेरे को अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास सैनिटेशन नहीं है, रिवर पॉल्यूटेड है, तो राइट टू लाइफ डिग्निटी कैसे मिलेगा। और ओवरऑल जो मदर नेचर है वो भी तो इससे ग्रस्त है। ऑलमोस्ट अर्थ एकदम मतलब इस पोजीशन में पहुंच गई है कि अगर हमने इसको 2-4 साल 5 साल में नहीं संभाला तो अर्थ अपने आप को मतलब सरवाइव नहीं कर पा रही है। पानी, हवा, सब कुछ, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, सब कुछ खत्म होने को आ गया है। तो हमें एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी चाहिए जो इस पूरे इकोसिस्टम को बचा पाए। एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए, फंडिंग चाहिए गरीब देशों को जो फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, इस तरह से चलो, ओके, ठीक है, तो इसको आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना। मेन मैंने आपको करक्स बता ही दिया है कि यूरोप, मतलब ये न्यूज आई क्यों थी, बिकॉज जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स था, उन्होंने स्विस गवर्नमेंट को गिल्टी करार दिया कि आप जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनको क्लाइमेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में असफल रहे हो। गवर्नमेंट का फेलियर दिखाता है। अच्छा आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ने से आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पढ़ने की नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। तो इंडिया में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 जिसमें आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, तो एक लीगल प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है। जैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार गंगा यमुना को लिविंग एंटिटी करार दे दिया था। तो इस तरह से लीगल राइट्स भी आ रहे हैं। अब पहले ऐसा होता था कि नेचर को हम लीगल राइट्स नहीं दे रहे थे। मेंस के लिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, डब्ल्यूएमओ जारी करता है। उसने ये बताया है कि हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड किया गया है लास्ट ईयर को। ओशियन हीट लेवल बढ़ गए हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, अंटार्कटिका की जो सी आइस जो जमा हुआ है हमारा फ्रोजन में वो पिघल रहा है, और ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो कंसर्न है हमारे लिए। ठीक है, इसमें से और एक दो अच्छी लाइन आपको लगे तो आप ले सकते हो। ठीक है, डिजास्टर बढ़ रहा है, घुमा फिरा के बातें वही, आर्टिकल बहुत बड़ा है तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे वन हेल्थ इनिशिएटिव्स है कि एनिमल और ह्यूमन की जो लाइफ, जो हेल्थ है वो हमें एक साथ देखनी पड़ेगी, कोलाबोरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब ये बोल बच्चन टाइप के पॉइंट है, कोलाबोरेशन करो, फंडिंग करो, अवेयरनेस फैलाओ, डायलॉग रखो, मदर नेचर है लिविंग बीइंग, उसको हमने कर दिया। तो इस तरह से ये सारे कीवर्ड्स
मेंस एक डिफरेंट तरह की लड़ाई होती है, उसमें कीवर्ड्स आपके पास ज्यादा होने चाहिए बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। प्री की लड़ाई है चीजों को एग्जैक्टली देख पाना कि इतना नंबर, इतने साल, ये आदमी, ये जगह, इस तरह से। ठीक है। क्लाइमेट चेंज की इंडिया में क्या प्रॉब्लम है भाई? वाटर स्कार्सिटी आ रखी है, पानी की कमी आ रही है, बेंगलोर में आप देख चुके हो। एग्रीकल्चर भी इससे इंपेक्टेड, एक्सट्रीम वेदर से तो एग्रीकल्चर भी थ्रेट आ रहा है। सी लेवल के राइज बढ़ रहे हैं तो भाई हर साल हमारी 1500 स्क्वायर किलोमीटर लैंड डूबेगी। ठीक है। एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है तो उससे व्हीकल एमिशन और हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड बन गए हैं बिकॉज ऑफ कंक्रीटाइजेशन की वजह से। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इसके ऊपर एक प्रोग्राम लेके आई थी, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर कोलाबोरेशन था सबका, और 8 मिशन हमने जारी किए थे कि इन फील्ड में हम अच्छे से करें। ये मेंस का अच्छा एक पॉइंट बनेगा एनपीसीसी वाला, तो आप अच्छे से देखना। इसके रिगार्डिंग फंड भी बनाया गया है, नेशनल अडेप्शन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फंड 2015 में बनाया गया था। उसके अलावा पंचअमृत गोल भी है हमारा कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल से हम प्रोड्यूस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, 2070 तक हमने टारगेट लेके हम नेट जीरो एमिशन ले आएंगे। टारगेट बहुत मतलब एस्पिरेशनल है, पूरा होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी, बट गवर्नमेंट के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है। ये हमारा 23 का न्यूज थी। 24 की देखते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज चीजों को कवर करना है कॉम्प्रिहेंसिवली। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिपीट भी होते रहेंगे, तो आप अपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो उन टॉपिक्स में सिर्फ अगली बार वैल्यू एडिशन होगा, हर बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो तो अब हम देखते हैं 24 मतलब कल की न्यूज। पहले एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। टुवर्ड्स ए लेस पुअर एंड मोर इक्वल कंट्री। रिसेंट का जो ट्रेंड दिख रहा है कि रिच और रिच होता जा रहा है, पुअर और रिच पुअर होता जा रहा है। करीबन हालत ऐसी है कि 0.1% जो लोग हैं वो 10% से ज्यादा वेल्थ लिए बैठे हैं। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का हाल है। 1% लोग 90% वेल्थ को होल्ड कर रहे हैं करीबन। ठीक है। तो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जाए, रिसोर्स को कैसे शेयर किया जाए, जो तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। एन ओवरव्यू ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट ये था कि भाई सबको पक्का घर मिले, ऑल वेदर पक्का मकान। तो उसके रिगार्डिंग अर्बन एरियाज में जो जो सरकार ने काम किए, फंड चलाए, सब्सिडी दी, टैक्स रिबेट दिया, गरीबों को जमीन अलॉट की गई, तो उसका प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। काफी लोगों को घर मिल चुका है, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे। हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू बूस्ट ईवी प्रोडक्शन? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन है इंडिया उस पर क्या कर रहा है? पिछले पिछले साल जो ट्रेंड दिख रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डबल हो गए हैं, 4 व्हीलर 2022 से 23 को लेके। इंडिया की स्कीम क्या चल रही है? मतलब जो फेम स्कीम चल रही है, फेम 2 भी आया है। तो प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? भाई स्टार्टिंग में महंगा पड़ता है, चार्जिंग के स्टेशंस नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा एंजाइटी भी रहती है कि लंबे डिस्टेंस तक जाएंगे, रास्ते में बंद होगी तो चार्जिंग नहीं हुआ तो इस तरह कुछ एक इश्यूज हैं। और कुछ सॉल्यूशन अच्छे भी है कि भाई क्लीन एनर्जी है, थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस कम है, उसके मुकाबले कंबशन के हाइब्रिड मॉडल भी चलता आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या डेटा है, वो सब आर्टिकल में बताया गया है। इन्फ्लेशन वनरेबल टू राइजिंग हीट। जो गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, रेनफॉल, इरेक्टिक रेनफॉल, ड्रॉट बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर उससे भयंकर तरह से इंपैक्टेड है और वो इन्फ्लेशन को न्योता दे रहा है। ठीक है। इसमें इकोनॉमी के जो कंसेप्ट हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, what is monetary policy, how inflation is controlled by monetary policy। ठीक है। इन्फ्लेशन आती कैसे है, डिमांड ड्रिवन, सप्लाई ड्रिवन, इस तरह के इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट है वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। नाबार्ड कह रहा है कि ग्रीन फाइनेंसिंग बढ़ानी पड़ेगी हमें अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो। और जंक फूड को लेके बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि जंक फूड के कारण हमारे इंडिया में जो जो प्रॉब्लम आ रही है, ओबिसिटी बढ़ रही है, हेल्थ डिजीज, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी आ रही है बच्चों में, हाइपरटेंशन बढ़ रही है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं। जंक फूड होता क्या है? मतलब लार्जली एक समझे तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, मिनरल्स मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना हो, बट कैलोरीज बहुत हाई हो, सोल्ट बहुत हाई हो, शुगर बहुत हाई हो। कोल्ड ड्रिंक हो गए, पिज्जा, बर्गर, ये सब ना इनका रेगुलर कंजप्शन नहीं करना चाहिए। कभी कभार तो
कंजप्शन करते हो विद इन लिमिट्स तो इट्स ओके, बट रेगुलर उसको अपना डाइट का हिस्सा बना लेना इज अ वरीसम ट्रेंड। तो रिसेंट में एक डिबेट चल रखी है कि कैसे हेल्थ ड्रिंक कह के बेचा जा रहा है बॉर्नविटा, और ऐसे कुछ एक केस स्टडी आया था। एक फूड फार्मर करके नाम है, एक एमबीए किया उन्होंने यूएसए से, वो इस मामले में बहुत एक्टिव हैं कि खानों को हमें खाने से पहले उसका लेबल देखना चाहिए। जैसे उन्होंने दिखाया था कि जो किसान का फ्रूट जैम है उसके अंदर 50% तो शुगर ही है, तो अगर उसको हम डेली बच्चों को रोटी में लगा लगा के दे रहे हैं तो हो सकता है उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट हो जाए। तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है, आई ओपनिंग है, तो आपको पढ़ना भी चाहिए वैसे जनरल नॉलेज के लिए। चलो देखते हैं, एक कोट दिया हुआ है कि पोवर्टी इज लाइक ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम यू डिड नॉट कमिट। गरीबी एक ऐसी सजा है जो आपने क्राइम किया ही नहीं, बिकॉज आप पैदा होते ही गरीबी में आ गए हो, आपको मौका ही नहीं मिला। एक होता है कि रेस में दौड़ना और फेल होना, एक हो सकता है आपको मौका ही ना मिले। इट्स लाइक सिविल सर्विसेज में आपको अटेम्प्ट ही ना मिले, तो हाउ वुड यू फील। तो ऐसे ही पोवर्टी एक ऐसा क्राइम है, ठीक है। तो इसको कैसे हम कम कर, 75 साल हो गए आजादी को लेकिन अभी भी हम पोवर्टी को कम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कुछ कारण रहे होंगे। चलो पहला हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स ए लेस पुअर एंड मोर इक्वल कंट्री। तो वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है, वेल्थ की इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। करंट सिनेरियो ये है कि 1% पॉपुलेशन के पास 22.5% नेशनल इनकम का पार्ट आ रहा है, और 0.1% जो लोग हैं वो 10% वेल्थ को अर्न कर रहे हैं। मतलब इनइक्वालिटी इज वेरी हाई, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इसके कारण कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारे देश में आ रही है। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो हम ब्राजील और साउथ अफ्रीका से भी पीछे हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप मेंस के आंसर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इनइक्वालिटी लिबरलाइजेशन के बाद से बढ़नी स्टार्ट हुई, जब से इकोनॉमी लिबरलाइज हुई 1980s के बाद, खास करके 1990s में। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आती गई और उन्होंने वेल्थ को कंसेंट्रेशन करती गई, तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ रही है। आप इमेजिन करो कि एक इंसान के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ अभी मुकेश अंबानी की बेटे की सगाई हुई थी, मतलब प्री वेडिंग, उसमें करीबन 1000 करोड़, 1000 से 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा अमाउंट है वो, और वो उसकी वेल्थ का लेस देन 1% है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इनइक्वालिटी किस लेवल पे है। हमें क्या चाहिए, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। सेफ्टी नेट्स जो हमने बना रखे हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे, इनसफिशिएंट है। जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी, सोशल पॉलिटिकल टेंशन जो कम करनी पड़ेगी। तो कुछ बेसिक बेसिक मुद्दे हैं, अगर वो रिजोल्व नहीं हुए तो इनकम इक्वालिटी नहीं घट सकती, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। ये प्री के हिसाब से ठीक है, मेंस में सिर्फ इसका आपको पता रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। कुछ डेटा आपके पास रहेंगे तो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, अदरवाइज इस आर्टिकल में ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे तो जो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पाए आपके ना आंसर्स में। तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि 2015 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को संभाल रही है। ऑल वेदर पक्का हाउस देने वाले थे, पूरी कंट्री को इन्होंने कवर किया था। इसके कुछ 4 वर्टिकल पार्ट थे, इनके थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। और फंडिंग के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी 3 कंपोनेंट में, एक में रहेगा सेंटर सेक्टर। ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन्स के नाम पर ये ओनरशिप दे रहे हैं, एटलीस्ट या तो वुमेन के नाम पे हो या वुमेन ज्वाइंट से हो, तो वुमेन को इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ओनरशिप आएगी, तो उसको उसकी बात सुनी जाएगी। जो वनरेबल सेक्शंस हैं, सिंगल वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स हैं, एजेड हो गए हैं, या डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन हो गए, SC ST हो गए, इनके लिए अलग से प्रेफरेंस दी गई थी। तो मतलब सोशल वेलफेयर भी हम इसके थ्रू कर रहे हैं। अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, इंडिया इसके बारे में क्या प्लान कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर। अभी रिसेंट में डेटा ये कह रहा है कि 2022 के मुकाबले 2023 में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे 4 व्हीलर वाले, वो डबल हो गए हैं, करीबन 70,000 कुछ सेल हुए हैं। तो 2014-24-25 इंटरिम बजट में हमने ये किया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम ईवी इकोसिस्टम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो जितने भी शेयर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के शेयर्स हैं वो आप खरीद सकते हो, इट्स नॉट एडवाइस, आप रिसर्च कर सकते हो। तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज उन्होंने ईवी में अभी टाटा ये नेक्सॉन वगैरह और कई गाड़ियां हैं जो ईवी में नहीं उन्होंने निकाल दी हैं। तो फ्यूचर में अगले 4-5 साल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पुश कर रही है। तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये आपको देखना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट कर रही है। सिंस 2022 डबल हो गए, इतने व्हीकल सेल किए गए 2023 में, 6.3 मार्केट कैप्चर कर रखी है ईवी ने। तो आप इमेजिन करो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 4 तरह के ईवी हैं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज।
बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो फुली इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, हाइब्रिड वाले में थोड़ा बहुत कंबशन इंजन भी चल जाता है, ठीक है। एक प्लग इन वाला है, ये भी हाइब्रिड ही है बट इसका थोड़ा नेचर अलग है, सॉकेट में प्लग करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें कुछ केमिकल एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। बस ये प्री में कहीं अगर आ जाए तो ध्यान रखना। अब चैलेंज क्या है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में? नंबर एक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जगह जगह पे। जैसे जितना पेट्रोल डीजल या सीएनजी के स्टेशन है इलेक्ट्रिक के, तो वहां तो है ही नहीं। तो आप छोटे शहर में आप ला ही नहीं सकते, या दूसरे शहर आपको जाना पड़े तो इलेक्ट्रिक मान लो आपके पास चार्जिंग है ही नहीं। दिल्ली में, महाराष्ट्र में देखो आप गिनती के हैं। एक्सपेंसिव, स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा पड़ता है, 3 से 4 लाख रुपए महंगी गाड़ी आती है, तो अफोर्डेबिलिटी का इश्यू, हर आदमी ले नहीं सकता। हाई पावर रिक्वायरमेंट है तो वही वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और वो सब होना भी चाहिए, गांव में आप ले जा ही नहीं सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर मान लो मुझे 500 किलोमीटर जाना है, रास्ते में बंद हो गई और वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर नहीं मिला, या जो स्टेशन है वो वहां भीड़ है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? लोकल में तो ठीक है 100-200 किलोमीटर में, बट लॉन्ग टर्म में सोच के चलना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री बूम कर रही है, 15.9% से बढ़ रही है। गवर्नमेंट के अगर इंसेंटिव देखें तो मेन तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई अपनी तरफ से जो मन में आए वो लो, सब्सिडी ले लो, टैक्स डिबेट, प्रिवेंशियल फाइनेंसिंग, एग्जाम्पशन दे रहे हैं रोड टैक्स से, रजिस्ट्रेशन फी माफ कर रहे हैं, स्क्रैपिंग, सब कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से तैयार, आप कुछ भी लिख देना। गवर्नमेंट मतलब अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दे रही है। नेशनल इलेक्ट्रिक, जैसे एक ये मिशन है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसमें 6 से 7 मिलियन सेल करने का हमारा टारगेट है। नेशनल मिशन फॉर ट्रांसपोर्टेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, इसमें हम जो गीगा स्केल की बैटरी है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं। पीएलआई स्कीम हमने दे रखी है, इसमें इंसेंटिव दे रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में भी इसमें हमने परचेज करने की बात कर रखी है। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है, नेट जीरो टारगेट 2070 रख दिया है। तो ये 5-7 आपके पास होने चाहिए हैंडी, अगर आप मेंस लिखने बैठोगे तो इन्हीं से आपके मेंस के आंसर में जान आएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इन्फ्लेशन वल्नरेबिलिटी टू राइजिंग हीट। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा थ्रेट महसूस कर रहा है, और अगर जो किसान ही नहीं बेनिफिट में होगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़नी ही है, ठीक है। गेहूं वो उगाता है, चावल वो उगाता है, प्याज टमाटर सब कुछ तो वो उगाता है, हमारे पास तो पैक होके आती है। अगर वो ही मतलब थ्रेट महसूस करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसमें कुछ कोर कंसेप्ट्स हैं कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, तो आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, जैसे ये या तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या सप्लाई मैट नहीं हो पाए, ठीक है, या डिमांड सप्लाई की मिसमैच हो जाए दोनों की। तो कुछ ऐसे हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अगर डिमांड ज्यादा है तो या तो सप्लाई बढ़ा दो या डिमांड कम कर दो, है ना। हॉकिश या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, या इस तरह की कुछ एक टर्म आती है इकोनॉमी में, वो आपको पता रहेगा, वो आप अच्छे से पढ़ना। मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक है ये। इन्फ्लेशन जनरल राइज को बोलते हैं, जनरल राइज इन द प्राइस। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इस तरह से टर्म हमने पहले भी देखी थी, ठीक है। नाबार्ड जो कि खासकर की काम करता है रूरल सेक्टर में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो उसके बारे में उसकी 4-5 बातें पढ़नी चाहिए। वो कब बना, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, क्या उसका मेन रोल है, क्या उसकी गवर्निंग बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन प्री में डाल देते हैं, मतलब मेंस में तो नहीं जाते इतने, बट प्री में वो पॉइंट आते हैं। जैसे हेडक्वार्टर पूछ लिया नाबार्ड का, आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया, सेबी का पूछ लिया, है ना। कुछ एक के मुंबई, मोस्टली तो मुंबई में मिलेंगे, कुछ के दिल्ली मिलेंगे, कुछ हैदराबाद में मिलेंगे, तो वो अच्छे से आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, उसका हैदराबाद में हो गया है, सेबी का, आरबीआई का ये यहाँ पे मुंबई में हो गया है। तो इस तरह से 4-5 जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको पता रहना चाहिए कि क्या काम करते हैं, कब बनाया गया था, मैंने हाईलाइट करके दिए हैं। तो ये कह रहा है कि हमें 170 बिलियन एनुअली ऐड करना पड़ेगा अगर हम ग्रीन फाइनेंसिंग मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर एक्सेलरेट करना है तो इन्होंने 4 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बताई है। अभी नाबार्ड ने अपनी एक स्ट्रेटेजी लॉन्च करी, जिसका नाम था क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030। तो ये 4 पिलर पे जोर देने की जरूरत है हमें, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, सब जगह हर सेक्टर में ग्रीन लैंडिंग करनी पड़ेगी। प्लेइंग ए ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये कीवर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ ये आंसर में डालने पड़ेंगे, ये स्ट्रेटेजी डालनी पड़ेगी, तब जाके आंसर में जान आएगी। जंक फूड के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब एग्जाम के हिसाब से ये एसए का टॉपिक है वैसे तो, या इंटरव्यू का टॉपिक है, प्री में इतना नहीं आएगा, ठीक है, बट इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमें जंक फूड को कैसे कॉम्बैट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे लेके आनी है। तो कुछ एक पॉइंट मैं वैसे बता देता हूँ कि
इसमें पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि हमारा जो हेल्थ है, इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ कैंसर, कैंसर कैपिटल बोलने लग गए अब। जंक फूड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हमारे डेली लाइफस्टाइल में आ चुका है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, दे यूज टू बी वी यूज टू ईट एट सम सेलिब्रेशन, कि आज पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन, तब। अब लोग फ्रेंच फ्राइज घर पे ला के रख लेते हैं, बड़े बड़े पैकेट, उसको डेली खाते हैं। ठीक है, हर चीज में को मतलब पिज्जा बर्गर बच्चे को भी खिला रहे हैं। 1 साल का बच्चा है, वो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, बर्गर भी खा रहा है, पिज्जा भी खा रहा है। तो उसकी वजह से उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो ओबिसिटी है, एक्सेस फैट बढ़ रहा है, अनहेल्दी फैट जिसको बोलते हैं। स्कूल्स में भी, कैंटीन्स में भी वही सब पेटीज, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक वो बहुत फ्रिक्वेंटली मिल रही है। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको अगर वो हेल्दी ही नहीं रहेगा तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। उस तरह से आर्टिकल है, काइंड ऑफ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। कुछ कुछ नाम दे रखे कौन कौन रेगुलेट कर रहा है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज एग्जाम पर्पज से जो मेन चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। एक बार मैं गो थ्रू करा देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो। देखिए, आपको याद रखना है, कुछ एक कैंपेन्स आपको मिलेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, रिसेंट में इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को एक नोटिस भेजा था। जैसे कुछ एक हेल्दी डाइट बोल के, या जैसे बच्चों की इमोशंस को यूज करके, कि डेली बच्चों को, है ना, एक माँ का प्यार और किसान जैम का ऐसा कुछ बना के उसको इमोशनली अटैच कर रहे हैं, है ना। हेल्दी ड्रिंक्स बोल रहे हैं उन चीजों को, रेदर देन की वो चीज जो जैसे बेचना चाहिए उसके अंदर इतना हाई शुगर कंटेंट है, उसका लेबल है हेल्दी ड्रिंक, तो ये गलत है। तो हमें क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, जो पैकिंग का जो लेबल है वो प्रॉपर दिखे, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। हमें जो पॉजिटिव फूड है, सबसे उनके ऊपर सब्सिडी दो ना, जैसे मिलेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। बिहेवियरल चेंज लेके आओ, कैंपेन्स करो, है ना। जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो सब ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं जो अनहेल्दी हैं, तो अगर वो ही नहीं इनिशिएटिव लेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे देश से। तो ये कुछ अप्रोच वगैरह थी जंक फूड की, ये आप आराम से देख सकते हो। कोई मतलब बहुत बड़ा इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद पढ़ के ना समझ सको, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। आज हम आते 25 वाले पे। कल से ये रेगुलर रहेगा, ये थोड़ा बीच में एचसीएस की प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा सा ग्लिच आया था, बट अभी ये रेगुलर रहेगा। तो आप डेली इसमें से एक पेज नोट्स बनाते हुए चलिए, और वो धीरे धीरे उसको वीक के एंड में, जब संडे को छुट्टी रहती है, संडे को बैठ के पूरे हफ्ते का आप रिवाइज कर लीजिए, और फिर एक बार मंथ में सारा बैठ के रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करते करते जब तक आपका मेंस आएगा एचसीएस का या यूपीएससी का, आपके आपके पास बहुत सारा डेटा कोट करने के लिए होगा, रिपोर्ट होंगी, एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो वो बहुत काम आएगा। एक दिन में डेवलप नहीं होता है, इसको टाइम लगता है डेवलप होने में। चलो, 25 तारीख का है, पहले न्यूज देख लेते हैं। यांगली फेस्टिवल हुआ है, ये एक तरह का फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। कोई फसल बोने से पहले एक पर्टिकुलर ट्राइब है वो इसको करती है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट किन्नर सरपंच जो है जिन्होंने लोकसभा का फॉर्म भर दिया है, तो ये दुर्गा बाई करके हैं। इन्होंने, ये किन्नर हैं और ये सरपंच भी हैं फर्स्ट इंडिया की। तो ये एमपी के लिए इन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो ये इश्यू दिखाता है कि जो वनरेबल सेक्शंस हैं, एलजीबीटी समझ लो या किन्नर समाज कह लो, या सिंगल, तो कोई भी वनरेबल सेक्शन है XYZ, उनके राइट्स, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स, वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट जितने हमारे। तो ये हाईलाइट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ऐसे ही अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो ना फॉरेस्ट बचेंगे ना एनिमल बचेंगे। तो इस पे ध्यान देने की बात है। ये क्यों आया, बिकॉज पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको लेके उसका एरिया वगैरह चेंज किया गया था, तब ये इश्यू हाईलाइट हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन की रियलिटी बताइए इस आर्टिकल में, कि भाई स्वच्छ भारत मिशन जो हम लेके आए थे, कितने कितने टॉयलेट बनाए गए, ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ नहीं हुआ, लोगों ने टॉयलेट बनाए नहीं बनाए, अगर बनाए तो यूज क्यों नहीं किए, क्या चैलेंजेस हमारे सामने है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रोग्रेस के बारे में आर्टिकल बताया गया है, कि क्लीन एयर को लेके कितना हम सफल हुए हैं, और जो इंडिया के सी फेयर्स हैं वो बेटर डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में। जो इंडिया का जो ट्रेड है, 95% बाई वैल्यू इंडिया का ट्रेड सी से होता है, और 70% बाय वॉल्यूम। तो जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं शिप में बैठ के,
तो रिसेंट में क्या हो रहा है कि उन शिपों को लूटा जा रहा है, पायरेसी बढ़ गई है, अटैक करके उनको बंदी बना लेते हैं, उनके हाथ असोल्ट होता है, उनसे रैंसम मांगते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया एक्टिव हो चुका है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का ये मान के चलो कि 20% कंट्रीब्यूट करता है सी फेयरिंग में। जितने भी इंटरनेशनल वाटर्स में घूम रहे हैं शिप वगैरह, उसमें जो लोग हैं वो 20% इंडियंस हैं। तो उनकी सेफ्टी को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी सैलरी को लेके इंडिया ने काफी एक्शन लिया है। मतलब जो भी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज है, आईएमओ, डब्ल्यूएमओ, ठीक है, तो उनको लेके गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम पायरेसी को रोकें। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि इसका एक स्टैंडर्ड सेट नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, या चाइना खुद ये काम कर रहा है इंडो पैसिफिक में, दूसरों को थ्रेट दे रहा है। सोमालियन जो पायरेट्स हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। जो जो ग्राउंड पे जो फैसिलिटीज होती है उनको टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स थे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आराम से पढ़ना, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। नया आर्टिकल है, कोर्ट में दिया गया है कि गांधी के 7 सिंस हैं, ये यूपीएससी में भी आया था। गांधी जी कहते हैं कि ये सिंस हैं, ये पाप है: वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट करेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। तो ये पाप की कैटेगरी में रखा गया है कि पैसा कमाना बिना बिना काम के, प्लेजर बिना कंसाइंस के, नॉलेज बिना करेक्टर के। तो ये ऐसे इट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी मेंस व्हाट आर द 7 सिंस ऑफ गांधी, तब ये आया था। तो आप ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, आपको पता चाहिए। चलो, तो ये जो इस तरह के वर्ड आते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी नया ऐसी कोई ट्राइबल से जुड़ी हुई या फॉरेस्ट से जुड़ी कोई टर्म आती है, एटलीस्ट ये पता रहे ये किससे जुड़ी हुई है। जैसे ये फेस्टिवल आ गया, फेस्टिवल का नाम क्या है? यांगली फेस्टिवल। इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है टीवा ट्राइबल्स, और ये कहाँ रहते हैं? असम में। और ये क्यों बनाया जाता है? पैडी सोइंग सीजन होता है, हर 3 साल में बनाते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यू बनाए जाते हैं, आप ध्यान रखना। बस इसको नोट कर लिया, छोटा सा एक ही लाइन में नोट कर लिया: यांगली, टीवा ट्राइबल्स, असम, पैडी सोइंग। एक लाइन में बना लिया। शॉर्ट नोट्स जो बोलते हैं लास्ट में काम आते हैं। आप मान लो अगले अटेम्प्ट देने वाले हो 2025 का एचसीएस, या मान लो यूपीएससी, अपकमिंग यूपीएससी, तो धीरे धीरे आप नोट्स बनाते रहो। लास्ट में खुद के बनाए हुए नोट जल्दी रिवाइज किए जाते हैं। अब मान लो इसमें 17 पेज हैं, लेकिन ये कंटेंट सारा आधा पेज का होना चाहिए आपके पेज के ऊपर, छोटा छोटा। उसको रिवाइज बार बार ना, वो कंठस्थ हो जाना चाहिए पेपर तक, तो 1-1.5 साल में। इंडिया की जो पहली किन्नर सरपंच, इनका नाम है दुर्गाबाई मझवार। ये अपने आप को ये दुर्गा दुर्गा मौसी भी बोलती हैं। तो ये इंडिया की पहली महिला सरपंच रही है, मतलब किन्नर सरपंच रही है। और ये अपनी मतलब दुख दर्द बता रही है कि हम कैसे, हमको सोसाइटी ने ना स्कूलिंग करने दिया, या आउटकास्ट कर दिया, ना फैमिली ने हमें एक्सेप्ट किया, तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मेनली तो ये मेंस का और इंटरव्यू का स्टफ है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला आता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई फॉरेस्ट और एनिमल्स नहीं रहेंगे अगर ऐसे ही ह्यूमन वाले कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। ये न्यूज में क्यों आया? बिकॉज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोबित्रा, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। वहां पर जो राइट्स ऑफ विलेजर्स हैं उनको लेके कुछ चेंज हुआ था। अभी टॉपिक डेवलप हो रहा है, फाइनल कोई रिपोर्ट आई नहीं, इसको डेवलप होने देते हैं, फिर देखेंगे। तो प्री के हिसाब से ये पता रहना चाहिए कि पवित्रा कहाँ है? असम में। ऐसे ऐसे फैक्ट निकालने पड़ते हैं न्यूज़पेपर में से, ठीक है। अगला देखते हैं, द रियलिटी ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ रैंडम जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता रहना चाहिए। पहले तो 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच नहीं करने देंगे। मैनुअल स्कैंजिंग, जो मल मूत्र सिर पे उठा के लेके घूमते थे, मैनुअली करते थे, वो बंद करना है। और जो साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेस्ट आपके घरों से, टॉयलेट से निकल रहा है, उसका हम कैसे मैनेज करें, ये उसको रिगार्डिंग था। काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहा है। अगर हम सैनिटेशन की कवरेज देखें तो 39% थी, अब वो 100% है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। ओपन डेफिकेशन अगर बात करें तो 85% विलेज ओपन डेफिकेशन अटेन कर चुकी हैं, ठीक है। ये कुछ डेटा आपको याद रखने हैं। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे वो ये कह रहा है कि 90% रूरल पॉपुलेशन के पास टॉयलेट एक्सेस है। ओपन डेफिकेशन से बीमारियां फैलती हैं, तो इंडिया इसमें काफी बेहतर हो रहा है। कंपोनेंट क्या था? टॉयलेट बनाने थे, बिहेवियर चेंज लेके आना, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना था। लेकिन लिमिटेशन क्या रही? ये मेंस में अक्सर क्वेश्चन आता है। कोई भी टॉपिक है, उसकी लिमिटेशन क्या है और उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, हमको पता रहना चाहिए। अब देखो, टॉयलेट का यूज कम किया, बना तो दिया, लेकिन इंडियंस उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको या तो किसी और चीज के लिए यूज कर लें। 85% रूरल
यूटिलाइज से 15% कर ही नहीं रहे। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू भी है, कई बार वो गिर जाते हैं या वो मतलब नाम मात्र का बना के दे दिया, तो उसकी सेफ्टी को लेकर लोग कंसर्न है, उसको यूज ही नहीं करते। वाटर स्कार्सिटी है, प्रॉपर पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां उसको वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करना मुश्किल है, पानी आ ही नहीं रहा है, पीने के लिए पानी है नहीं, टॉयलेट के लिए कहां से आएगा। बिहेवियरल चेंज भी है, जैसे एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो टॉयलेट घर में बनाना अपने आप में एक टैबू माना जाता है कि भाई टॉयलेट तो घर में है तो अशुद्ध हो जाएगा, बाहर जाना चाहिए, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, खुले में जाओ। ठीक है, तो एक कोट मुझे याद आ गया कि एक परंपरा का एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी का परंपरा बन जाती है। तो जो चीज चली आ रही है इट्स नॉट लाइक कि वो सही ही होगी, हो सकता है गलत चलती आ रही है और अगला उसको फॉलो करते जाए। तो अगर टॉयलेट बनाने से बीमारियां कम होती हैं, टॉयलेट बनाने से हाइजीन पैदा होता है, तो बनाना चाहिए, उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ओपन डेफिकेशन में जाओ, वहां बहुत सारी जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो बीमारी वहां से पकड़ लेती हैं, बहुत सी डेथ हो जाती है। पहले गांव में बहुत डेथ होती थी ऐसे, आजकल तो बढ़िया आ गया। कास्ट बेस्ड वेरिएंस भी अपर कास्ट वगैरह में यूज नहीं कर रहे, ओवर क्राउडिंग है, मतलब जितनी फैसिलिटीज बनाई गई वो मतलब पूरी नहीं पड़ रही है, वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, टॉयलेट तो आपने बना दी, ठीक है। तो इस तरह से जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है, डाउन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लोगों को खुद लगना चाहिए कि हमें बनवाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक वो पंचायत करके वेब सीरीज थी, उसमें ऐसा होता, देख रहे हो विनोद कैसे बातों को घुमाया जा रहा है, उसका टॉयलेट बन ही नहीं रहा है, तो टॉयलेट बना देते हैं, सीट नहीं रखी जाती है, इस तरह से। चलो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें प्री के हिसाब से कुछ पॉइंट मुझे हाईलाइट करने अच्छे लगे जो प्री में आ सकते हैं। एक तो ये इसका टारगेट था कि हम रिडक्शन करना 40% तक 2025-26 तक। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसका टारगेट था PM 2.5 और PM 10, 2017 के मुकाबले हमें 20 से 30% वो कम करना। सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाए गए, रेगुलरली मॉनिटर किया गया सेंटर स्टेट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये थे कि एक इफेक्टिव प्रोफिशिएंट हवा हो, साफ हवा हो, डेटाबेस के हिसाब से उसको हम कंपेयर करें, पब्लिक आउटरीच मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसा प्रोसेस हो जो सबके लिए बेहतर हो, प्रिवेंशन कर पाए, कंट्रोल कर पाए उस एयर पोल्यूशन को। इसके लिए दिल्ली में OD1 भी चलाया गया, पानी स्प्रे भी किया गया, लेकिन पानी ये जो पोल्यूशन है सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मियों में फिर भी ठीक रहता है, बिकॉज सर्दियों में कंडेंस होने की वजह से एयर नीचे बैठ जाती है, और वो दिल्ली वगैरह में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि सांस भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं इसके, पैडी बर्निंग हो सकता है, व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, ठीक है, अनट्रीटेड है सब कुछ है वो, तो ये उसके कुछ कारण है। चलो, आज का एडिटोरियल है कि इंडियन सी फीयर डिजर्व्स बेटर इन चॉपिंग हाई सीज। ठीक है, चॉपिंग क्या है, मतलब जो मतलब इंटरनेशनल वोटर्स हैं, आईआर का टॉपिक है। आईआर के लिए मैं हर बार बोलता हूं कि आईआर की सिंपल स्ट्रेटेजी है, 30-40 कीवर्ड्स हैं, वो अपने अच्छे से याद कर लो, और आईआर की स्टोरी एक बार समझ लो कि ये स्टोरी है, इंडिया नेपाल का क्या चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या 5 मुद्दे हैं, इंडिया यूएस के बीच में क्या 10 मुद्दे हैं, कौन सी हमारी डील्स है। एक बार आप वो डील साइन मतलब समझ लो किसके साथ क्या रिलेशन है, और उसके बाद फिर उन्हीं चीजों को अपडेट करते रहो बस। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। चलो देखते हैं। अब देखो ये आर्टिकल आया क्यों है, बिकॉज हमारा जो सेफ्टी कंसर्न है, सी में घूमने वाले हमारे आदमी हैं और उनकी पायरेसी जो बढ़ रही है, एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है, खासकर कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज हैं उसको लेकर इंडिया काफी कंसर्न है। रिसेंट में जो हमारे कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल शिप्स हैं, उनके ऊपर अटैक हुए, जैसे रेड सी में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर हम कंसर्न हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई और बेहतर हो पाए। थ्रेट क्या आ रहे हैं, पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, एक्सट्रीमिस्ट अटैक, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रोन अटैक्स, यूज ऑफ मैरिटाइम वेपन्स, ये कीवर्ड्स हैं इसके। ठीक है, आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें से पॉइंट 8-10 ही निकलेंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, इंटरनेशनल वाटर्स में जो भी काम हो रहा है वहां पर अनक्लोज जो है उसको देखे। अनक्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज की कुछ नियम है, इस हिसाब से हम अगर मैरिटाइम सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो इम्पेक्ट हो जाएगा। और ग्लोबल ट्रेड अगर एक दिन भी रुक जाता है तो भी पूरे वर्ल्ड में उससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्ट्रप्शन आने लगते हैं। जैसे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर एक शिप अटैक गया था कुछ कुछ महीने पहले, तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड हो रहा था वो काफी
मतलब बढ़ गया था, उसका प्राइस 5 गुना बढ़ गया चीजों का। तो अगर रेगुलर हमें इन्फ्लेशन को भी रोकना है, सप्लाई चेन को भी रोकना है, तो हमें एक स्मूथ और प्रोटेक्टेड सी वे चाहिए। ठीक है, हमारे इंडिया के 200 कुछ सी फेयर्स थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको टॉर्चर किया गया या उनको मतलब असोल्ट किया गया, इंजरी दी गई, किडनैप कर लिया, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है। तो इस तरह कुछ आर्टिकल्स हैं। एक खास बात यह है कि हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने एक चीज लॉन्च करी है, ह्यूमन राइट्स एट सी, कि जो सी में जो लोग हैं उनकी ह्यूमन राइट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट जो लैंड पे हैं। उनकी डिग्निटी, उनकी हेल्थ, उनकी इनकम सिक्योरिटी, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, पिछले एक डेटा यहाँ पर दिया हुआ 10% बढ़ गया है ये पायरेसी के से, पिछले 10 महीनों में 10% बढ़ गया है। बिकॉज इंटरनेशनल थोड़ा सा डिसरप्शन चल रहा है ना, तो उनको हवा मिल जाती है। 90% जो टारगेट किए गए थे वो कार्गो शिप्स हैं, लूट लेते हैं उस शिप को, है ना, उनके पास खास करके सोमालिया के पायरेट्स तो फेमस है इस चीज के लिए। चलो, तो हम एड्रेस कैसे करेंगे? एक कंप्रीहेंसिव लैंड बेस्ड सॉल्यूशन हो। आल्दो प्राइवेट गार्ड होते हैं मर्चेंट नेवी शिप्स में, बट उसके अलावा भी और भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, चलो कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि इंडिया, एक डेटा आप याद रखना कि इंडिया के पास, मतलब इसमें डेटा दिया हुआ था, हाँ ये रहा, 70% जो हमारा ट्रेड है बाई ट्रेड वैल्यू यहां से होता है, और 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम सी से होता है। तो आप इमेजिन करो, हमारा सब कुछ सी पे डिपेंडेंट है। तो यहां से अगर हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाते तो हमारी इकोनॉमी मतलब चरमरा सकती है। इसके अलावा मैं इसको समराइज कर देता हूँ, बिकॉज समय आपके पास भी बहुत कम है, मेरे पास भी। जैसे सी में दिक्कतें क्या आ रही है, ये तो एक इश्यू हो गया पायरेसी का। इसके अलावा ऑयल, जो ऑयल का प्रॉब्लम है, मतलब ऑयल क्या बोलते हैं उसको, सीपेज ऑफ ऑयल, ऑयल जो निकल जाता है कई बार, वो एक इशू है। मैरीटाइम मतलब जो ओशियन के अंदर जो एनिमल रह रहे हैं उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको मैरीटाइम, यू कैन से मेराइन हेल्थ कह सकते हो, वो डिस्टर्ब हो रही है, मेराइन पोल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस हो रहा है, जो दूसरे देशों से या दूसरे ओशियन से जो स्पीसीज आ जाती हैं, एलियन स्पीसीज, वो यहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्यूशन क्या है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो, पायरेसी को रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। ठीक है, और जो भी एक प्लेटफॉर्म है, मान लो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल अनक्लोज है, वहां पर इंडिया चाहता है कि इन इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए। जो हमारे जो नागरिक हैं कहीं और फंसे हुए हैं, तो उनको अच्छा वकील मिले और वो उनको डिफेंड करने वाला कोई हो, पायरेसी को रोका जाए। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे, मतलब 8-10 पॉइंट ही आपको निकालने होता है। अगर एक ही आर्टिकल में आप ज्यादा देर घूम जाओगे ना तो फंस जाओगे। एक आर्टिकल में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, जो मैं कीवर्ड बता रहा था वो सारे हाईलाइटेड हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ऑयल स्पिल्स है, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। ये चीज ध्यान रखना, इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है? जीरो सम कंपटीशन। जीरो सम क्या होता है? जिसमें एक जीतेगा। तो इंटरनेशनल ऑर्डर में ये ट्रेंड गलत है कि अगर एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे दूसरे का नुकसान ही होगा। अगर चाइना ग्रो करेगा तो वो दूसरों को नुकसान नहीं करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास चलना चाहिए। तो जीरो सम गेम की वजह से, कंपटीशन के आने की वजह से थ्रेट वगैरह बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आज के आर्टिकल्स थे, और पिछले 3 दिन का मैंने समराइज किया कम से कम समय में। तो डेली इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें रिपीट भी होंगी, हर बार कुछ ना कुछ नया पॉइंट निकल के आएगा। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो, और जो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं उनको गो थ्रू कर लो। पूरा गो थ्रू करने में आपको 15 से 20 मिनट लगने चाहिए बस, लेकिन डेली इसको करना। हम इसको अगले 1-1.5 साल तक कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरी तरफ से यही था। थैंक यू। हेलो।